आज ही क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट 21 को। जैसा कि आप सभी को पता है, हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य से अपनी प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने आपको काव्य शास्त्र की इकाई करा दी है। अब जो हमारी इकाई चल रही है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो देखिए हिंदी साहित्य में हमने आपको भक्ति काल पूरा करा दिया। इससे पहले जो हमने क्लास कराई अपना सेट 20, उसमें हमने रीति काल की शुरुआत कर दी है। ठीक है, तो आज की क्लास में भी हम रीतिकाल से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो उद्देश्य है इसमें क्या है कि आपको प्रैक्टिस कराई जाए, रिवीजन कराई जाए। ठीक है, तो आपको 15 क्वेश्चन हम डेली दे रहे हैं और उन 15 क्वेश्चन में भी देखिए हम आपको 3-4 चीज़ें एक्स्ट्रा बताते हैं जो उस क्वेश्चन से या कवि से या कथन से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपका रिविज़न ज़्यादा से ज़्यादा हो। थ्योरी में इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे हैं आपको क्योंकि अभी थोड़ी समय की कमी है और इस कारण से आपको क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, कथन से ही है हमारा पहला प्रश्न। ध्यान देंगे कि इस समय आर्थिक दृष्टि से समाज में स्पष्ट रूप से 2 श्रेणियां हो गईं। एक तो उत्पादक वर्ग, जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसान से संबंध रखने वाली जातियां जैसे बढ़ई, लोहार, कहार, जुलाहा इत्यादि थी, और दूसरा वर्ग था भोक्ता, जैसे राजा, रईस, नवाब आदि या भोक्तृत्व का मददगार। अब देखिए इसमें विद्वान ने क्या कहा है रीतिकाल में, जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि रीतिकाल क्या है। अगर आपने BA में रीतिकाल को ढंग से पढ़ा होगा, मास्टर में पढ़ा होगा, तो आप ये चीज़ जानते हैं कि जैसे मैंने आगे वाली क्लास में, पिछली वाली क्लास में भी बताया था कि इसमें क्या दरबारी कवि देखने को मिले हैं। ठीक है, अब दरबार कौन लोग लगाते हैं? जो राजा होते हैं, नवाब होते हैं, है ना। तो इसमें देखिए राजा, नवाब, रईस, साहूकार ये वर्ग देखने को मिलते हैं। और देखिए कवि भी कौन थे? जो उनके दरबार में रहा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने देखिए 2 वर्गों को देखा है कि इस समय आर्थिक दृष्टि से इन्होंने बात की है कि अगर मैं आर्थिक दृष्टि से देखूं समाज में 2 वर्ग देखने को मिले। एक तो वो वर्ग जो उत्पादन करता है, उत्पादन यानी किसी चीज़ की उत्पत्ति, जैसे किसान अनाज बोता है, ठीक है, अनाज का उत्पादन करता है। इससे संबंध में और भी लोग जैसे बढ़ई और लोहार, जो दैनिक जीवन में जो काम की चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण या कहते हैं मूलभूत चीज़ें, तो इनका उत्पादन करता कौन है? किसान हो गया। ठीक है, बढ़ई, लोहार, जुलाहा, कहार, तो ये लोग करते हैं। ठीक है, ये उत्पादन करते हैं। अब दूसरा वर्ग वो जो भोगता है इन सब चीज़ों को, और देखिए भोगता भी है, साथ में जो उत्पादन कर रहे हैं इन सब चीज़ों का, उन पर अत्याचार भी करता है, उनका शोषण भी करता है। ठीक है, और उनका जो उत्पादक जो वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं उनका मूल्य भी नहीं चुकाता ये वर्ग। आप देखिए, आप इतिहास को पढ़िए कि किस तरीके से जो उत्पादन करता है, ठीक है, उन्हें अपनी उत्पादन वस्तुओं का वो मूल्य नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए। कभी कभार क्या होता था, ये जो नवाब हुआ करते थे या साहूकार जमींदार हुआ करते थे, ये क्या है, फ्री में ही चीज़ों को ले जाया करते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये कथन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, क्योंकि इन्होंने देखिए रीतिकाल को आर्थिक दृष्टिकोण से देखा। तो आप ये देखिए, आप कोई सी भी क्रांति देख लीजिए, किसी भी देश की, चाहे पाश्चात्य की क्रांति देख लीजिए, जब जब लोग उच्च लोगों ने निम्न लोगों का, ये कह लें जो पूंजीवादी लोग हैं, जो उत्पादक वर्ग का शोषण करते हैं, किसान हो गए, जुलाहे हो गए, इन लोगों का देखिए एक लिमिट तक इंसान अत्याचार सहता है। ठीक है, लेकिन जब अत हो जाती है, खोने के लिए उनके पास कुछ होता नहीं, क्योंकि ये लोग सब छीन ही लिया करते थे। ठीक है, इनकी सारी प्रॉपर्टी इनसे छीन लिया करते थे। प्रॉपर्टी तो छोड़िए, इनके घर में जो स्त्रियां हुआ करती थी उनको भी उठा ले जाया करते थे। तो ये सारी चीज़ें, फिर देखिए एक लिमिट तक सारा डर चला भी जाता। आप क्रांति देख लीजिए, जब खोने के लिए ही कुछ नहीं बचता है, तो देखिए मरने के लिए भी इन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता कि या तो आर या पार। तो वही बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहने की कोशिश की है कि इस समय जो समाज था 2 वर्गों में दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से एक वर्ग वो जो उत्पादन कर रहा है, दूसरा वर्ग जो उनके उत्पादन की वस्तुओं का भोग कर रहा है, और इनके साथ ही जो इनके चाटुकार लोग, जैसे मैंने बोला साहूकार, जमींदार, है ना, मुंशी, ये कौन हुआ करते थे? ये राजाओं की तो बातें बोला करते थे, उनकी ही तो और साथ रहते थे, तो इनके भी शौक चढ़े हुए थे, ये भी इनका भोग करते थे, है ना, ये भी अत्याचार करते थे अपने लेवल तक। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कही हैं। तो ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि साहित्य आपको जो बीत चुका है, बहुत कुछ दिखा जाता है।
समाज में जो घट रहा है साहित्य उसका आईना है, ठीक है। जो चीज़ हम देख रहे हैं आसपास वही साहित्य में रचा जाता है। अभी देखिए उस समय जो घटनाएं घटित हुई तो वो साहित्य में लिखी गई हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि समाज का आईना क्या है, साहित्य है। यदि आप पिछले समाज को देखना चाहते हो तो क्या है, आप साहित्य को पढ़िए, किताबों को पढ़िए, ठीक है। अब देखिए किताबें भी ऐसी पढ़िए जो उपयोगी हों, क्योंकि साहित्य अगर अच्छा लिखा भी गया तो कुछ लोग ऐसी विकृत मानसिकता के भी हैं जिन्होंने क्या गलत चीज़ें भी लिखी हैं, है ना, मनोरंजन की दृष्टि से। पर वो मनोरंजन नहीं होता है, वो एक बुद्धि भ्रष्ट करने का तरीका है, अपनी विचारधारा दूसरे पर थोप देना है। तो ये सारी चीज़ें आप हकीकत पढ़िए, साहित्य को पढ़िए, क्या घटना घटित हुई समाज में। दूसरी बात देखिए, अगर हम अपने समाज को समझेंगे जो बीत चुका है, कहते हैं ना कि आज को समझने के लिए जो बीत चुका है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान भूतकाल पर निर्भर रहता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या आप सामाजिक किताबें पढ़िए, है ना, सामाजिक मूवी देखा कीजिए, तो उस पर बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने की मिलेंगी, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी हमारा कथन से है कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। यह कथन किस विद्वान का है? यानी कि रीतिकाल में जो भी कविताएं लिखी गई, जो काव्य लिखा गया, वो क्या है, कविता के सौदागर कहलाए। तो ये कथन किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। महत्वपूर्ण कथन है, पूछा जाता है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न देखिए कि किस विद्वान ने रीति काव्य को गुंडेपन और सहोदेपन की हरकत किसने कहा? देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि इस काल में श्रृंगार रस का जो था वो अधिक था, यानी कि प्रधान रूप में श्रृंगार रस देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन दरबारी कवियों ने क्या है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में बड़ा चढ़ाकर स्त्री की सौंदर्य का वर्णन, सौंदर्य नहीं कहेंगे, जब आप किसी स्त्री के अंगों पर जब उतर जाएं और उसमें ही भी आप एक विलासतापूर्ण शब्दों का चयन करके उसका वर्णन करें, तो वो सौंदर्य नहीं है, आप अश्लीलता परोस रहे हैं, ठीक है। क्या कभी आपने देखा है किसी कवि ने पुरुष के ऊपर कुछ लिख दिया हो या उनके अंगों के ऊपर कुछ लिख दिया हो, है ना। तो इसीलिए देखिए जो विद्वान उन्होंने क्या कहा कि रीति काल में जो भी रचनाएं लिखी कवियों ने, ठीक है, श्रृंगार रस, देखिए हर रस की अपनी खूबी है। श्रृंगार रस प्रेम का रस माना जाता है। तो देखिए प्रेम अगर मर्यादा में रहे तो वो अच्छा लगता है, तो उसे पढ़ने में भी अच्छा लगता है ना, एक खुशी मिलती है। लेकिन वहीं वो प्रेम अगर अश्लीलता को दिखाना लगे तो एक आपको खुद पढ़ते में शर्म आएगी, ठीक है। आप तो ना किसी के साथ पढ़ सकते हैं, तो ऐसी भी पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो वही बात कही कि रीति काल में क्या है, गुंडेपन सौदेपन की हरकतें दिखाई गई, यानी कि यहाँ पर प्रेम को विलासता अश्लीलता के रूप में परोसा गया। और आप देखिए उस समय जो राजा हुआ करते थे इन्हीं पर असरफियाँ लुटा दिया करते थे कि बहुत खूब बहुत खूब। तो यानी कि उनकी भी मानसिकता ऐसी ही थी कि स्त्री को उन्होंने एक, कहते हैं ना कि असली रूप में देखना स्टार्ट कर दिया, भोग विलास की वस्तु के रूप में देखना स्टार्ट कर दिया। आप राजा महाराजाओं की पत्नियां देखिए, कितनी पत्नियां हुआ करती थी, बहुत सारी हुआ करती थी। अब नाम दे दिया करते थे कि छोटी पत्नी से, और भाई कोई उनकी छोटी पत्नी नहीं होती थी, जो कन्या उन्हें पसंद आ गई तो वही उनकी पत्नी बनती जाया करती थी, ठीक है। मना करने का कोई औचित्य ही नहीं था, मना भी कर देंगे तब भी ज़बरदस्ती की जाएगी। तो वो सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन आप सोचिए कि उस समय ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो सीधी सी बात है जो विद्वान हैं वो तो अपने विचारधारा को रखेंगे। तो मार्कंडेय वाजपेयी ने क्या कहा कि रीति काव्य में जो भी रचनाएं लिखी गई वो अश्लीलतापूर्ण थी, इसीलिए इन्होंने क्या है गुंडेपन और सौदेपन की हरकत बताया है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए कथन से ही है। देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कथन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि कथन क्या है कई बार पूछे जाते हैं और ज़्यादातर कन्फ्यूजन कथन में ही होती है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। तो जैसा कि लिखा है कि राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतिकाल की कविताएं श्रृंगारी रसमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दब सी गईं। यह किसने कहा? महत्वपूर्ण कथन है। देखिए जैसे मैंने बोला दरबारी कवि हुआ करते थे तो आगे जाने की होड़ रहा करती थी, है ना। तो राजाओं से उन्हें एक पुरस्कार, क्योंकि उस समय राजा महाराजा क्या हुआ करते थे, पुरस्कार में कभी ज़मीन दे दी, कभी जेवरात दे दिए, तो एक लालसा होती थी पाने की, तो वो रचनाएं करने लगी। और जैसे कि मैंने कहा कि श्रृंगार रस की प्रधानता थी, तो उस समय एक माहौल, मैंने कहा ना एक चीज़ का टाइम पीरियड चलता है, ठीक है। तो उस चीज़ में उस टाइम पीरियड में वो चीज़ बहुत उठती है, ठीक है। तो श्रृंगार रस में जितनी भी रचनाएं लिखी गई, जितनी भी उन्होंने अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया, वो सब उठी।
लेकिन वहीं जो अन्य कवि थे जिनके शायद ऐसा तो नहीं है कि अन्य कोई कभी पैदा नहीं हुआ होगा, लेकिन उतनी ख्याति नहीं प्राप्त कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि एक तो इनके पीछे जो सत्ता संपत्ति जिनके पास अधिक थी उनका हाथ था इनके सर पर, इसीलिए इनकी रचनाओं को प्रसिद्धि मिली। अब वो जो सामान्य वर्ग से इंसान आता है, जो जिसके पास इतनी संपत्ति नहीं है या फिर किसी का सपोर्ट नहीं है जिससे उसकी लेखनी को वो सम्मान मिले, वो नहीं मिलता था और ये आज भी होता है। ठीक है, तो सत्ता शक्ति हर जगह काम आती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर श्याम सुंदर दास ने कही कि उस समय जो श्रृंगार रस की ज़्यादा रचनाएं देखे जाने लगी और जो दरबारी कवि हुआ करते थे वो पुरस्कार पाने की होड़ में थे। ठीक है, तो समाज में जो अन्य कवियों की जो रचनाएं थी जिन्हें वो सम्मान प्राप्त होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो दरबारी कवि थे उनके सर पर किसका हाथ था? राजा महाराजाओं का। समझ रहे हैं आप? चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों को क्या कहा? देखिए, जैसा मैंने आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को क्या कहा था, मैंने पिछली क्लास में कराया था श्रृंगार काल। क्या कहा था इन्होंने? श्रृंगार काल। ठीक है, अब आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने क्या है वर्गीकरण किया रीतिकाल काव्य का। तो इन्होंने कहा कि लक्षण ग्रंथ लिखने वाले जो कवि हैं, ठीक है, जो आचार्य हैं, वो किस में आएंगे? आपके रीतिबद्ध में। ध्यान से सुनेंगे, रीतिबद्ध में। अब मैं बात कर रही हूँ लक्ष्य ग्रंथ लिखने वालों की। लक्ष्य ग्रंथ, ठीक है। अब जिन्होंने लक्ष्य ग्रंथ लिखे हैं तो वो कवि किस में आएंगे? रीति सिद्ध में। किस में आएंगे? रीति सिद्ध में। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है रीतिकाल की 3 धाराएं हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। ठीक है, और एक और इन्होंने जोड़ दिया है रीति इतर काव्य। ठीक है, एक और हमें वर्गीकरण देखने को मिलता है अगर हम पढ़ें तो रीति इतर काव्य। तो रीति इतर काव्य में देखिए आपको 3 काव्य धाराएं देखने को मिलती हैं, एक तो वीर काव्य की, एक नीति काव्य और एक भक्ति काव्य। ठीक, अगर मैं बात करूं लक्षण ग्रंथ, तो लक्षण ग्रंथ क्या होता है? अगर हम बात करें लक्षण ग्रंथ होते क्या हैं, अगर हम बात करें कि जो लक्षण ग्रंथ हैं वो क्या होते हैं, तो देखिए लक्षण ग्रंथों में होता क्या है कि इनमें रस, छंद, अलंकार आदि काव्यांगों के लक्षण बताए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इन्हें लक्षण ग्रंथ कहते हैं। ठीक, दूसरी बात, अब लक्ष्य ग्रंथ किसने कहते हैं? तो जो लक्षण जो ग्रंथ होते हैं इनके सिद्धांतों, ठीक है, इनके सिद्धांतों पर जो ग्रंथ लिखे जाते हैं वो लक्ष्य ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है, तो लक्ष्य ग्रंथ जो लिखते हैं तो वो कौन कहलाते हैं? रीति सिद्ध कवि। और जो लक्षण ग्रंथ लिखते हैं तो वो कौन कहलाते हैं? रीतिबद्ध कवि। समझ रहे हैं बात को? चलते हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें कि डॉक्टर नगेंद्र ने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों को क्या कहा है? महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर नगेंद्र ने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों को क्या कहा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो विश्वनाथ थे उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों को रीतिबद्ध कहा, वहीं जो नगेंद्र हैं उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों को क्या कहा है? रीति सिद्ध। क्या कहा है? रीति सिद्ध कवि। और जो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न क्या है कि रीतिबद्ध में सर्वांग निरूपक कवि कौन हैं? चिंतामणि हैं, पद्माकर हैं, भूषण हैं, सुखदेव मिश्र हैं। तो कौन है वो? चिंतामणि। ठीक, चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न पूछा भी गया है कि केशव दास ने इंद्रजीत की प्रेमिका गणिका प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की? तो जैसा कि आप सभी को पता है रीतिकाल के प्रवर्तक डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कौन माने जाते हैं? केशव दास। अगर हम बात करें इनकी रचनाओं की तो देखिए कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला, नक्सिक और रतन चंद्रिका, रतन चंद्रिका, रतन बावनी, रतन बावनी और वीर सिंह देव चरित, वीर सिंह देव चरित,
इनकी रचनाएं हैं। ठीक, यदि हम बात करें कि केशव दास थे, जैसे मैंने आपको बताया रीति काल में जितने भी कवि हैं, दरबारी कवि हैं, वो किसी न किसी राजा के या महाराजा के आश्रय में रहे हैं। तो ये किसके आश्रय में रहे थे? इंद्रजीत के आश्रय में रहे थे। तो इंद्रजीत की जो प्रेमिका थी, जो गणिका थी, ठीक है, तो उनका नाम क्या था? प्रवीण राय। तो उनको शिक्षा देने के लिए इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसकी रचना की है इन्होंने? कवि प्रिया की। याद रखेंगे। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो सन 1601, सन 1601 में क्या है? रचना की गई। इसमें देखिए क्या क्या चीज देखने को मिलती है। मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य, काव्य दोष, कवि वेद, रीति, रस, अलंकार, वर्णन, अलंकार वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए केशव दास ने सन 1601 में कवि प्रिया की रचना की। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें कि केशव दास कैसे आचार्य हैं? तो अलंकारवादी हैं, रसवादी हैं, ध्वनिवादी हैं, औचित्यवादी हैं। तो केशव दास कैसे कवि हैं? अलंकारवादी। ठीक है, आप इनकी रचनाओं में अलंकार को देख सकते हैं। इन्होंने चमत्कृत रूप में क्या है? अलंकार को प्रस्तुत किया है। इसीलिए देखिए रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में कहा भी है कि केशव दास कठिन काव्य के प्रेत हैं। कठिन काव्य के प्रेत, कठिन काव्य के प्रेत हैं। यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं, उनका जो काव्य है, वो हर किसी की समझ में नहीं आता। ध्यान रखेंगे। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें कि केशव दास किस संप्रदाय से दीक्षित माने जाते हैं या किस संप्रदाय से अपना संबंध रखते हैं? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, निम्बार्क या शुद्धाद्वैतवाद? तो द्वैतवाद, अद्वैतवाद, निम्बार्क और शुद्धाद्वैतवाद मैंने आपको इस पर बताया हुआ है। इन संप्रदायों के ऊपर क्लास कराई हुई है। ठीक है, रिवीजन कराया है मैंने, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इनका संबंध देखिए निम्बार्क संप्रदाय से है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें कि चिंतामणि त्रिपाठी हैं, अब ये किस प्रकार के कवि हैं? ये अलंकारवादी हैं या रसवादी हैं, ध्वनिवादी हैं, या फिर कह लें नीतिवादी हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो बात करें चिंतामणि त्रिपाठी की, तो इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। मैंने आपको आधार भी बताया था कि इन्हें अखंड परंपरा के आधार पर, रीति की अखंड परंपरा के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक घोषित किया। तो ये कैसे कवि हैं? रसवादी कवि हैं। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि रसराज किसकी रचना है? महत्वपूर्ण प्रश्न कि रसराज किसकी रचना है? मतीराम की, चिंतामणि की, देव की, केशवदास की? तो किसकी रचना है ये? मतीराम की। महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या है? नायक नायिका के भेद का वर्णन है। नायक नायिका के भेद का वर्णन, नायिका भेद का वर्णन। ठीक, यहाँ पर श्रृंगार रस निरूपण भी आपको देखने को मिलेगा। श्रृंगार रस निरूपण याद रखेंगे। ठीक है, चलते अपने, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, रसराज कब लिखा गया? तो देखिए जो समय अवधि इसकी मानी गई है वो 1663 के समथिंग मानी गई है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूषण के साहित्य में किस अलंकार का प्रयोग ज़्यादा हुआ है? देखिए अगर आपने भूषण की रचनाओं को पढ़ा होगा तो यमक अलंकार का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। जैसे एक पंक्तियाँ हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, चार वेर खाती थी वो चार वेर खाती है, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। तात्पर्य, जब इन्होंने जो बाहरी आक्रमणकारी थे, जो मुगल थे, तो इन्होंने यहाँ पर वर्णन इस तरीके से किया है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली। तो जब शिवाजी की जब सेना जाती है तो उनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करा। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने वर्णन किस चीज़ का कहा कि जो रानियाँ हुआ करती थी, जो शहजादियाँ हुआ करती थी मुग़ल राजघराने की, तो वो पहले
ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, यानी कि ऊंचे महलों में रहती थी। लेकिन जब से शिवाजी ने वहाँ पर आक्रमण किया है तो वो कहाँ रहती हैं, जंगल के पहाड़ों में रहती हैं, यानी कि ऊंची गुफाओं में। 4 बेर वो खाती थी, वो 4 बेर खाती हैं। जहाँ वो 4 बार खाना खाती थी, अब वो क्या है 4 बेर से अपना गुजारा करती हैं। नग्न जड़ाती थी, वो नग्न जड़ाती हैं। जो रत्नों से परिपूर्ण वस्त्र पहनती थी, यानी कि नग्न, ठीक है। अब क्या है, वो क्या है, उनके पास वस्त्रों की भी कमी है। देखिए, हालांकि इन्होंने अच्छा लिखा, लेकिन आप देख लीजिए कहीं ना कहीं स्त्री चाहे दूसरे संप्रदाय की हो या विरोधी पक्ष की हो, स्त्री स्त्री है, ठीक है, आप उसका अपमान ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन उनकी रचनाओं में देखिए इन्होंने स्त्री को सीधे सीधे टारगेट किया है। ये है, देखिए स्टूडेंट का या फिर कह लें शोधार्थी का कार्य क्या है, निष्पक्ष होना। जो बात गलत है सो गलत है। आप कोई भी युद्ध ले लीजिए, कोई भी आक्रमण ले लीजिए, स्त्री को बीच में लाया ही जाता है, ठीक है। विपक्ष हमेशा ये चाहता है कि अगर हम सामने वालों को नहीं हरा सकते तो सबसे पहले कमी ढूंढते हैं, और कहीं ना कहीं कमी देखिए किसी परिवार की बेटियां या बहनें ही रहती हैं तो सबसे पहले टारगेट उन्हें करते हैं, ठीक। तो वहीं पर भूषण से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि इन्होंने क्या है, जो मुगल जो राजघराने की स्त्रियां थी उनको रखा है ना, जो कि एक गलत है। युद्ध को युद्ध के दृष्टिकोण से देखिए, इतनी भी अतिशयोक्ति अच्छी नहीं। ऐसा तो है ही नहीं कि युद्ध में हर समय जीत ही होती हो, हार भी तो होती है ना। तो वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें अलग हैं। ये मेरा खुद का एक दृष्टिकोण है कि इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ गलत कही, बाकी आप इसे ना लें, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें कि रीतिकाल के कवियों में राष्ट्रीय स्वर के कवि कौन है। तो जैसा कि आपको पता है कौन है, भूषण है। इनके जो आश्रयदाता हैं छत्रसाल हैं, शिवाजी हैं। तो इन्होंने देखिए उनकी वीरता का वर्णन किया। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, कथन से है कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन कब बोली है इन्होंने, भूषण ने, ये लाइन जब बोली है छत्रसाल ने क्या है, इनकी पालकी को पर हाथ लगाया तो ये बहुत प्रसन्न हो गए कि अरे राजा ने होकर हमारी पालकी पर हाथ लगाया। तो इन्होंने भी क्या है, पंक्तियाँ बोल दी है ना। तो ये किसने कहा है, भूषण ने, ठीक है। अगर हम बात करें कि भूषण को नाम के लेकर काफ़ी लोग क्या है डाउट मानते हैं। कुछ लोग देखिए इनका नाम घनश्याम मानते हैं, घनश्याम। घनश्याम किसने माना है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने माना है, ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और कोई इन्हें पतिराम या मनीराम बोलते हैं, पतिराम या मनीराम। ये किसने बोला है, गणपति चंद्र गुप्त ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, ठीक है। तो मतभेद हैं यहाँ पर, अभी कोई एक सर्वसम्मति नहीं बनी है। तो यहाँ पर डाउट अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भूषण को घनश्याम किसने बोला है, तो किसने बोला है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगर मनीराम पतिराम किसने बोला है, तो किसने बोला, गणपति चंद्र गुप्त ने। तो यहाँ पर देखिए आज की क्लास में हमने आपको 15 क्वेश्चन कराए। तो यदि आपको इस क्लास पे कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आगे की जो हमारी क्लास होगी रीतिकाल के संबंध में ही होगी। आपको 2-3 क्लास में क्या है, हम रीतिकाल समाप्त कर देंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सिर्फ उनको ही यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हम अपने आधुनिक काल को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक। तो कोशिश यही रहेगी, देखिए कि एग्ज़ाम होने से पहले आपके सारी जो प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए। बाकी देखते हैं कितनी जल्दी होता है ना। तो आपको यदि कोई भी कमी लग रही हो, कुछ चीज़ छूट रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में अपने 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।